नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में, जिनमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी और भाजपा को घेरा और कहा कि मोदी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बना दिया है बेरोजगार। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी, बीजेपी का षड्यंत्र सफल नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महाराष्ट्र में अब आवाज से होगा कोरोना का टेस्ट, चंद सेकंड में मिल जाएगी रिपोर्ट। मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके दी है ये बड़ी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि क्या मोदी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बनाया है या ना। में आप हमें अपनी राय बताइए। खबर में अंत तक बने रहिए। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नरेंद्र मोदी की नीतियों ने 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि वे 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दिलवाएंगे। बहुत बड़ा सपना दिया, सच्चाई निकली। 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने बेरोजगार बना दिया है। ये क्यों हुआ? गलत पॉलिसीज के कारण। यह बात उन्होंने एक वीडियो संदेश में कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन 3 कदमों ने हिंदुस्तान के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और अब सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। इसीलिए यूथ कांग्रेस जमीन पर उतर रही है और मुझे बहुत खुशी है कि इस मुद्दे को यूथ कांग्रेस हर कस्बे में सड़कों पर उठाएगी और पूरे दम से इस मुद्दे को उठाने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि रोजगार दो प्रोग्राम से अब सब जुड़िए और यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर देश के युवाओं को रोजगार दिलवाइए। उन्होंने कहा है कि मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं। आपका स्थापना दिवस है, लगे रहिए, हिंदुस्तान के युवाओं के लिए लड़िए। 10 अगस्त को बतौर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस बारे में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस 10 अगस्त की आधी रात को अध्यक्ष विहीन हो जाएगी। सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष हैं और रहेंगी। कांग्रेस अपने संविधान की प्रक्रिया के हिसाब से कदम उठाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दावा, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, बीजेपी का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। जी हां दोस्तों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को कहा कि राजस्थान में सरकार पूरे 5 साल चलेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भाजपा केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान में सफल नहीं होंगे। जैसलमेर में संवाददाताओं से डोटासरा ने कहा, हर कार्यकर्ता का जो मन है, उसकी भावना है कि 5 साल सरकार चले और 100% सरकार चलेगी। कहीं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये केवल षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान में सफल नहीं होंगे। फोन टैप करने के आरोपों का खंडन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह द्वारा नेताओं के फोन टैप करने के लगाए आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, गजेंद्र सिंह अगर टेप की बात स्वीकार करते हैं तो उनको चाहिए कि उनका ऑडियो जो टेप हुआ है उसके बारे में पहले बयान दे। वे बयान तो दे नहीं रहे हैं और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास है ऐसा कोई सबूत, कोई टेप नहीं है, सब स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो हमें समर्थन दे रहा है, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, वे अपनी पूरी स्वतंत्रता के साथ रह रहे हैं और इसलिए रह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार को 5 साल के लिए जनाधार दिया गया है। 5 साल यह सरकार चलेगी। षड्यंत्र और धनबल के आधार पर इस सरकार को नहीं गिरा सकते। सचिन पायलट खेमे के विधायकों के पार्टी में लौटने के सवाल पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीता हुआ प्रत्येक विधायक, चाहे वह पायलट हो चाहे या कोई दूसरा, उन तमाम लोगों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून और पसीने के कारण से ये पद मिले हैं। वे जीते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको आकर कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करना चाहिए और भाजपा जो षड्यंत्र कर रही है उसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। वापस आकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान रखना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वॉइस सैंपल से होगा कोरोना टेस्ट, चंद सेकंड में मिल जाएगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र ने छेड़ी तकनीकी जंग। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहां अब तक 5 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र में भी मुंबई सबसे अधिक कोरोना प्रभावित है। मुंबई में अकेले 2 लाख से अधिक लोग कोविड-19 की चपेट में आए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। बताया जा रहा है महाराष्ट्र में आवाज से ही कोरोना
कोरोना का टेस्ट किया जा सकेगा। यह जानकारी मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर दी है। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट किया, बीएमसी आवास के सैंपल्स का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड टेस्टिंग का एक परीक्षण करेगी। RT-PCR टेस्टिंग भी होती रहेगी, लेकिन वैश्विक स्तर पर जांची गई तकनीकें साबित करती हैं कि महामारी ने हमें हमारे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में तकनीक के इस्तेमाल से चीजों को अलग तरह से देखने और विकसित करने में मदद की है। वहीं महाराष्ट्र भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए RT-PCR जांच की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने साथ ही बड़ी संख्या में एंटीजन जांच किए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य की कोविड-19 से बचाव की रणनीति वैज्ञानिक होनी चाहिए, यह सिर्फ आंकड़ों के प्रबंधन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का नीतीश कुमार पर हमला, सुशांत सिंह राजपूत को बिहार ने नहीं मुंबई ने दिलाई शोहरत। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार में खींचतान जारी है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे एक लेख के मुताबिक बिहार सरकार को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पिछले कुछ सालों से सुशांत मुंबईकर थे। मुंबई ने उन्हें शोहरत दिलाई। बिहार संघर्ष के दिनों में उनके साथ नहीं खड़ा था। लेख में कहा गया है कि सुशांत सिंह के परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग किए जाने के बाद बिहार सरकार ने पिछले हफ्ते सीबीआई जांच के लिए कहा था। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने पूरे जीवन में कभी बिहार मूल के होने या बिहार कनेक्शन को लेकर नहीं इतराए। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस दर्ज करवाने के बाद बिहार सरकार इस मामले में आई। सामना में लेख में कहा गया, बिहार पुलिस इंटरपोल नहीं है। मुंबई पुलिस मामले में जांच कर रही है और किसी दूसरे राज्य को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हर किसी को सच जानने का अधिकार है, लेकिन यह सही बात नहीं है कि सिर्फ सीबीआई या बिहार पुलिस की सच सामने ला सकती है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के लेख में स्थानीय मीडिया के हवाले से बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह बीजेपी और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें कहा गया है कि यह हास्यास्पद है कि जो बीजेपी की उम्मीदवारी स्वीकार कर चुका हो वह अब मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंसा, कोरोना सब रिकॉर्ड स्तर पर, नाकामियों के शासन का अंत जरूरी, थरूर। जी हां दोस्तों, हमारे देश को विजन, आशा और दिशा देने की आवश्यकता है। हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए जिससे वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। नाकामियों के शासन का अंत जरूरी है। इससे पहले थरूर ने कांग्रेस पार्टी को लेकर कहा था कि लोगों के बीच पार्टी के लक्ष्यहीन और दिशाहीन होने की बढ़ती धारणा को खत्म करने के लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष ढूंढने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के पास फिर से पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए साहस, क्षमता और योग्यता है, लेकिन यदि वह ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो पार्टी को एक नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी की वापसी के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा, बेशक यदि राहुल गांधी फिर से नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं तो उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेना होगा। वह दिसंबर 2022 तक सेवा देने के लिए चुने गए थे और उन्हें फिर से बागडोर थामनी होगी। उन्होंने कहा, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो हमें आगे बढ़ना होगा। मेरा यह निजी विचार है, जो आप जानते हैं कि मैं कुछ समय से इसकी तरफदारी करता आ रहा हूं। यह कि कांग्रेस कार्यकारी समिति और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाने से निश्चित रूप से पार्टी के हित में कई परिणाम आएंगे। बता दें, 10 अगस्त को सोनिया गांधी बतौर कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष 1 साल पूरा कर लेंगी। हालांकि पार्टी के अगले उत्तराधिकारी का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में वसुंधरा को नजरअंदाज करना बना बीजेपी की गले की हड्डी। अब राजे ने बदले तेवर। वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे और राजस्थान की राजनीति में सक्रियता से सियासी समीकरण नाटकीय अंदाज में बदलता नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस में सरकार बचाने को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है, वहीं वसुंधरा के सक्रिय होने के बाद बीजेपी खेमे में भी बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिन से वसुंधरा के दिल्ली में डेरा डालने से सारे राजनीतिक पंडित और समीकरणों में नया भूचाल आ गया है। जिस माहौल में वसुंधरा राजे ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है, उससे राजनीतिक गलियारों में खासी चर्चा है कि वसुंधरा राजे का केंद्रीय नेतृत्व से न मुलाकात करने के कई सियासी मायने हो सकते हैं, क्योंकि जिस माहौल में वसुंधरा राजे ने बीजेपी संगठन महामंत्री BL संतोष और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की है, उसके दूरगामी परिणाम राजस्थान की राजनीति में देखे जा सकते हैं। इन दोनों की मुलाकात के बाद वसुंधरा ने जिस तरीके से शनिवार को राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की, उनसे लगता है कि वसुंधरा राजे कोई बड़ा निर्णय लेने के मूड में है। पिछले कुछ समय में देखा जा
जा रहा है कि जब जब वसुंधरा राजे केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करती हैं, उसके बाद कोई बड़ा फैसला होता हुआ नजर आया था। इसी संदर्भ में सूत्रों के अनुसार इस बार भी मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को साफ तौर से कह दिया है कि पार्टी को संगठित और मजबूत रखना है तो उनकी बातों को तवज्जो देनी पड़ेगी। वसुंधरा राजे ने केंद्रीय नेतृत्व को साफ तौर से अवगत करा दिया है कि जिस तरीके से उनको दरकिनार कर कई फैसले लिए जा रहे हैं वे बिल्कुल पार्टी के हित में नहीं है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा ने शीर्ष नेतृत्व को साफ अवगत करा दिया है कि उनको इग्नोर करने का बड़ा खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। राजे ने अवगत कराया कि उनकी इमेज खराब करने को लेकर पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों के द्वारा कोशिश की जा रही है, वह बिल्कुल सहन करने के काबिल नहीं है, लिहाजा उनको बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा कोरोना ने 15 वर्षों के विकास से पर्दा उठाया। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि कोरोना ने 15 वर्षों के विकास से पर्दा उठा दिया है। पिछले 5 महीने से सरकार की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण बिहार में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती नजर आ रही है। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था ने खुद अपना सच बताना शुरू कर दिया है। नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ आदि संस्थानों के मूल्यांकन में बिहार पीछे है। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार ने उचित प्रबंधन नहीं किया। कामगारों का मसला हो या स्वास्थ्य संरचना का, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कोई नया अस्पताल नहीं बना, पुराने की क्षमता नहीं बढ़ाई। मार्च से ही कह रहा हूं कि जन स्वास्थ्य को तरजीह दे, राजनीति बाद में कर लेंगे, लेकिन मेरे सुझावों पर नकारात्मक टिप्पणी की गई। करते हैं अगली खबर की तरफ। वाही लूटने के चक्कर में फंस गए तिवारी जी, बिना जांच के ही शाह को बता दिया कोरोना नेगेटिव। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। मनोज तिवारी ने वाही लूटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में ट्वीट किया वह कोरोना नेगेटिव हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अभी तक कोई टेस्ट नहीं कराया जिससे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव बताई जाए। ट्वीट किया डिलीट। इसके बाद तुरंत मनोज तिवारी ने अपने ट्वीट को डिलीट कर लिया, लेकिन ट्वीट का स्क्रीनशॉट बहुत लोग पास पहुंच चुका था और सभी लोगों स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करने लगे। मनोज तिवारी ने लिखा था कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का कोविड रिपोर्ट आया नेगेटिव, पहले भी आलोचना हो चुके हैं शिकार। इससे पहले भी मनोज तिवारी अपने ट्वीट को लेकर कई बार आलोचना का शिकार हो चुके हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी मनोज तिवारी ने जीत को लेकर बड़ा दावा किया था। जितने भी सर्वे हुए थे उसको फेल बताए थे, लेकिन उनका दावा फेल हो गया और मनोज तिवारी की जमकर आलोचना हुई। कुछ माह के बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा है। शनिवार की देर रात मोदी कैबिनेट के एक अन्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी कोरोना संक्रमित पाए गए और उन्हें एम्स के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार बीजेपी आलाकमान को कार्यकर्ताओं की राय, कोरोना काल में टाल दे चुनाव। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव कब होंगे इसको लेकर बीजेपी में काफी वक्त से माथापच्ची चल रही है। कोविड-19 से पैदा हुए हालात, उसके बाद बाढ़ की स्थिति में चुनाव कराने में क्या दिक्कतें होंगी, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं ने केंद्रीय आलाकमान को बताया है कि बिहार में हालात चुनाव कराने के लिए अनुकूल नहीं है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेता और कार्यकर्ता बिहार में चुनाव टालने के पक्ष में हैं। इससे पहले बीजेपी ने बिहार के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच एक ऑनलाइन सर्वे भी कराया, जिसमें इस बात की जानकारी मांगी गई थी। पहला, महामारी के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। दूसरा, बिहार वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की क्या राय है। तीसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ बिहार के लोगों को मिला है या नहीं। चौथा, क्या बिहार में चुनाव कराने का कोई वैकल्पिक रास्ता है। बताया जा रहा है कि अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस ऑनलाइन सर्वे में बताया है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराने का माहौल नहीं है और ऐसे में चुनाव टाल दिया जाना चाहिए। कुछ नेताओं व कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि कोविड-19 महामारी और बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम ठीक नहीं रहा है और ऐसे में अगर इस वक्त चुनाव कराए गए तो इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। बिहार में जिलावार कराए गए इस ऑनलाइन सर्वे के जरिए बीजेपी आलाकमान यह जानने की कोशिश कर रही है कि बिहार में महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव कराया जाना चाहिए या नहीं। बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनावी इसी साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित है। अगर राज्य में तय समय पर चुनाव करवाना है तो चुनाव की अधिसूचना सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ही जारी करनी होगी। चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग तैयारियां तो करवा रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण और बाढ़ की स्थिति ने उसके सामने मुश्किलें पैदा कर दी हैं।
करते हैं अगली खबर की तरफ। बीएड प्रवेश परीक्षा में उड़ी नियमों की धज्जियां, परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी का नहीं हुआ पालन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आगरा में हो रही है। पहली पाली में ही नियम तार तार होते दिखे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन नहीं दिखा। प्रवेश के लिए मारामारी दिखाई दी। अभ्यर्थियों की भीड़ ने सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ा दी। कई अभ्यर्थी बिना मास्क के भी नजर आए। बता दें कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा रविवार को आगरा में 42 केंद्रों पर हो रही है। इस परीक्षा में 2 पालियों में 19,600 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना है। अधिकांश परीक्षा केंद्रों पर सामाजिक दूरी का पालन नहीं हुआ। दिए गए थे ये दिशा निर्देश। प्रवेश परीक्षा में समन्वयक प्रोफेसर संजीव कुमार के मुताबिक पहले पाली की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। पहली पाली में अधिकतम 9:30 बजे तक और दूसरी पाली में 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही पास का काम करेगा। इसे दिखाने पर उन्हें रोका नहीं जाएगा। सरकार ने इसकी अनुमति दी है। अभ्यर्थियों को यह भी ध्यान देना है कि वह मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित दर्ज कराएं। अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट और एक खुद की फोटो लेकर आना होगा और इसे केंद्र पर जमा करना होगा। आगरा डीएम प्रभु एन सिंह व एसएसपी बबलू कुमार ने रविवार सुबह संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। आरबीएस व आगरा कॉलेज केंद्र गए। ड्यूटी स्टाफ को परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी व मास्क अनिवार्य पहनने के निर्देश दिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार महागठबंधन के लिए कल बड़ा दिन, आखिरकार मिल सकते हैं घटक दलों के सभी नेता। जी हां दोस्तों, बिहार महागठबंधन के लिए कल बड़ा दिन है। महागठबंधन नेता आपस में मिलनी जुलनी करते दिख सकते हैं। बिहार चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन के नेताओं से कल कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल की मुलाकात होगी। इस दौरान तेजस्वी यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक हम प्रमुख जीतन राम मांझी शक्ति सिंह गोहिल से बातचीत भी करेंगे। दरअसल जीतन राम मांझी को बिहार कांग्रेस की ओर से बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक समन्वय समिति बन नहीं सकी है। सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी की नाराजगी कल दूर करने की कोशिश भी हो सकती है। इस दौरान मुकेश सहनी भी पार्टी में मौजूद रहेंगे। उनकी भी मुलाकात कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल से हो सकती है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं कि सभी घटक दलों की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने पर भी बात होगी। महागठबंधन की ज्वाइंट मीटिंग को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नए समीकरण के आसार, मांझी ओवैसी आ सकते हैं साथ। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नए समीकरण के तैयार होने की सुगबुगाहट नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो फिलहाल महागठबंधन का हिस्सा हैं, उन्हें गठबंधन में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है। इस कारण वे अपने लिए नया विकल्प तलाश रहे हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अखरुद्दीन ईमान की पहली औपचारिक मुलाकात जीतन राम मांझी से शुक्रवार को उनके आवास पर हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अखरुद्दीन ईमान ने कहा, जीतन राम मांझी के साथ मेरी निजी मुलाकात थी और मैं उन्हें पहले से जानता हूं। मांझी हमारे साथ किशनगंज की रैली में भी साथ आने के लिए तैयार हो गए थे, मगर आखिरी वक्त पर किसी वजह से नहीं आए। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी दोनों दलों के बीच में कोई बात नहीं हुई है। बता दें 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी और जीतन राम मांझी किशनगंज में एक साथ मंच साझा कर एक रैली करने वाले थे, मगर आखिरी मौके पर जीतन राम मांझी ने अपने कदम वापस खींच लिए। माना जा रहा है कि महागठबंधन में तवज्जो नहीं मिलने के कारण दबाव की राजनीति के तहत जीतन राम मांझी ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करने के लिए हामी भरी थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, राजनीति में कब कौन किसके साथ गठबंधन करेगा यह कहना मुश्किल है, मगर फिलहाल यह कहना जल्दबाजी है कि हमारा गठबंधन ओवैसी की पार्टी के साथ हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जीतन राम मांझी के असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा करने की खबरों के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया था। ओवैसी की पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह बिहार में इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पहले चरण में पार्टी ने अपने 32 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर रखी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस से निपटने में अक्षम साबित हो रही है यूपी सरकार। अखिलेश यादव
जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 से निपटने में अक्षम साबित हो रही है। मरीजों को ना तो समय से इलाज मिल रहा है और ना ही दवाइयां। अखिलेश ने एक बयान में कहा, उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के हालात बेकाबू होने से नो टेस्ट नो केस का रास्ता अख्तियार कर लिया गया है। राज्य सरकार बीमारी से निपटने में असहाय और अक्षम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निष्फल कार्यकाल इसी बात में बीत रहा है कि वह समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुए कामों का फीता काटते रहे। भाजपा सरकारें केंद्र की हो या राज्य की, दावों के सहारे ही अपने दिन काट रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले की सूची में अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, नगरपालिका, बैंक, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं न्याय कर्मियों को लगातार बढ़ना बेहद चिंताजनक है। शुक्रवार को 707 मामले राजधानी लखनऊ में मिले। उन्होंने कहा, मरीजों को न समय से इलाज मिल रहा है और न ही दवाइयां। प्रशासनिक विफलता के चलते कोविड-19 से और ज्यादा मौतें हो सकती हैं। अखिलेश ने कहा कि नोएडा में सपा सरकार के कार्यकाल 400 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।